वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक को और आज हम फिरोज शाह तुगलक के निर्माण और स्थापत्य के बारे में जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 एडी यानी 1351 से 1388 ईस्वी तक था। आप जानते हैं कि तुगलक वंश का यह तीसरा शासक और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक। तुगलक वंश की जहां तक बात है, इसकी स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसी का चचेरा भाई और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है ये तीसरा शासक है। ठीक है, जहां तक दिल्ली सल्तनत की बात है तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, मैंने बता दिया था। 5 वंशों में पहला वंश गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश जिसे हम देख रहे हैं और इसमें हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ रहे हैं, चौथा वंश सैयद वंश होगा और अंतिम वंश को के रूप में हम लोदी वंश को देखेंगे। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना खिलजी वंश के समाप्त होने के बाद 1320 में की गई थी। पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 एडी में। ठीक है, 1206 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और वो गुलाम वंश 1290 एडी तक चलता है। फिर 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है और खिलजी वंश 1320 एडी तक चलता है और 1320 एडी में गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। उसका शासनकाल 1320 से गयासुद्दीन तुगलक का 1325 एडी तक चलेगा और 1325 एडी में गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका शासनकाल शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसका शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का चलेगा 1351 तक और फिर 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक रहेगा। और इसके बाद और भी तुगलक शासक आएंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जरूरी है हम उसको समझेंगे। तो देखिए, जो तुगलक वंश है उसमें फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 एडी तक है। जहां तक फिरोज शाह तुगलक की बात है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया था, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, कुछ डिस्कस करने बाकी हैं। आज हमारा निर्माण और स्थापत्य पे आज हमारा टॉपिक इस पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर इसके बारे में कहा जाए तो मैंने ये पहले थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बताया था मैंने कि ये गयासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर था तुगलक वंश का, उसका भतीजा है। ठीक है, इसके पिता का नाम रज्जब है और इसकी माँ जो है वो एक राजपूत लड़की थी। राजपूतों के यहाँ वो जन्मी थी, राजपूत की लड़की थी। ठीक है, तो एक तरह से हिंदू लड़की थी वो, इसकी माँ, ये मैंने बता दिया था। रज्जब जो इसके पिता हैं यानी गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे, उनकी शादी एक राजपूत लड़की से हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने बता दिया था कि बचपन का नाम इसका कमालुद्दीन फिरोज था, ये भी मैंने बता दिया था बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में। और ये भी मैंने बताया था कि चूंकि ये एक हिंदू माँ का बेटा था तो ये हमेशा मुसलमानों के बीच में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये कट्टर मुसलमान है। अपने आप को ये दिखाएगा कि हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, क्योंकि इस पे आरोप लग सकता था कि कहीं हिंदुओं के प्रति बायस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया था, ये भी बता दिया था कि ये जो इसका शासनकाल जो शुरू होगा वो शुरू होगा 1351 से और इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है, ये मैंने बताया था। एक बार होगा 1351 में सिंध में, 1351 में इसका चचेरा भाई जो है और इसके पहले जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक MBT, 1351 में थट्टा में, सिंध के थट्टा में उसकी डेथ हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था, ये देख लीजिए। ये अगर देखें तो ये हम एक रफ ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट है और यही सिंध का जो ये थट्टा जो है यहीं पे सिंध में पड़ेगा। ये जो पार्ट है ये थट्टा है, यहीं पे सिंध में थट्टा पड़ेगा। तो मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक, इसके पहले जो सुल्तान है तुगलक वंश का, इसका चचेरा भाई, उसकी डेथ होती है थट्टा में, सिंध के थट्टा में, और वहीं पे इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। दूसरा राज्याभिषेक इसका दिल्ली में होगा
अगस्त 1351 एडी में, और वहां पर मौलवियों द्वारा, उलीमाओं द्वारा 21 दिन का उत्सव मनाया जाएगा। इसका रीजन भी था क्योंकि ये मौलवियों का समर्थक था, ठीक है, इसने शरीयत के आधार पे कानून बनाया था और ये पूरी तरह से मुसलमानों को फेवर करता था, इसलिए 21 दिन का उत्सव मनाया गया था, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। जहां तक सोर्सेज की बात है कि किन स्रोतों से, कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे पता चलता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो दो महत्वपूर्ण सोर्स हैं, ऐतिहासिक सोर्स। एक है शम्स सिराज ए अफीफ, मैंने बताया था इस, जिसको संरक्षण दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसने लिखा था तारीख फिरोज शाही, ठीक है, जो कि फिरोज शाह तुगलक की एक जीवनी है, और उसमें शम्स सिराज अफीफ ने इसके शासनकाल को सबसे अच्छा बताया है, ये था। दूसरा इसी का आत्मकथा है, इसी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी फिरोज शाह तुगलक की, फुतूहत फिरोज शाही, जो कि इसने खुद लिखी, ठीक है, फुतूहत फिरोज शाही, और उसमें इसने अपने आप को एक आदर्श मुसलमान दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण सोर्स आपको याद रखने हैं। टाइटल की जहां तक बात है तो इसको देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण टाइटल है, मैं बता देता हूं, पहले भी बताया है। उपाधियों की जहां तक बात है, इसको एल्फिस्टन और हेनरी ने इसको दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत काल का अकबर कहा है, ठीक है। सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहा गया है क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि इसकी नीतियां उदार रहेंगी, तुष्टीकरण की नीति रहेंगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के मत्थे जो पड़ी थी ना, वो सारी असफलताएं पड़ी थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की सारी नीतियां असफल रही थी, और इस वजह से हर वर्ग में नाराजगी थी उस समय जब ये शासक बनता है, तो ये हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो उलीमाओं, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, तो उलीमा ना खुश थे, इसने धर्म को जोड़ दिया राजनीति से, उलीमाओं को खुश किया, मुसलमानों को खुश किया, ठीक है, ये सब काम करेगा ये, ठीक है। और धीरे धीरे न्याय व्यवस्था में भी ये उदार हो जाएगा मुसलमानों के प्रति, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे तुष्टीकरण के, सैनिक नाराज थे क्योंकि सैनिक बहुत सारे, खुरासन जो युद्ध हुआ था, खुरासन का जो युद्ध ही नहीं हुआ, खुरासन का प्लान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन जीतने का, और फिर बाद में प्लान कैंसिल हो जाता है और सेना भी भंग कर दी जाती है। इससे सैनिकों में विद्रोह होता है क्योंकि बेरोजगार हो जाते हैं अचानक, वो सैनिकों को कोशिश करेगा खुश करने की, ये सब सारी चीजें ये यहाँ पर करेगा। इसलिए इसके उदारता को देखते हुए हेनरी एंड एल्फिस्टन एंड हेनरी आप कह सकते हैं, या हेनरी एंड एल्फिस्टन, इन लोगों ने इसको कहा है, कौन? इन लोगों ने कहा है इसको सल्तनत काल का अकबर, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद इसमें इसकी उपाधि में एक और है, आरसी मजूमदार ने इसको सल्तनत काल का सर्वाधिक धर्मांध शासक कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में ये सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था, यानी कि इसके बाद सिकंदर लोदी और औरंगजेब इतने ही धर्मांध हुए, ठीक है। तो किसके अनुसार? आरसी मजूमदार के अनुसार सल्तनत काल का सर्वाधिक धर्मांध शासक अगर कहा जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक। ये सवाल पूछा भी जाता है कि सल्तनत काल का सर्वाधिक धर्मांध शासक किसे माना जाता है या सुल्तान किसे माना जाता है, तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। ये हो गया। उसके बाद राजत्व का सिद्धांत मैंने बता दिया था, और राजत्व के सिद्धांत में मैंने बताया था मेन क्या है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका चचेरा भाई था, इसके पहले जो सुल्तान था, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। उसने कहा था कि धर्म और ये सियासत या प्रशासन दोनों के विषय अलग अलग हैं, उनको एक साथ नहीं रखा जा सकता। उसने साइडलाइन कर दिया था उलिमाओं को, यानी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को, अपने हिसाब से वो शासन चलाता था, उनकी बातें नहीं मानता था। लेकिन ये उलट देगा सब कुछ, ये क्या करेगा, धर्म को राजनीति से जोड़ देगा, उलिमाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा, सारा जो प्रशासन है वो शरीयत के अनुसार चलेगा, यानी कि इस्लामिक कानून के अनुसार वो चलेगा। तो वो सब चीजें राजत्व के सिद्धांत में इसका था, ठीक है। उसके बाद हमने एडमिन यानी प्रशासन वाले पार्ट को देखा था, और रेवेन्यू पे हमने बात की थी। तो रेवेन्यू में भी मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 24 तरह के टैक्स थे, जिसमें चारागाह टैक्स भी था, ठीक है, चारागाह कर और आवास कर था, हाउस टैक्स। तो
कहीं कहीं 26 टैक्स भी दिया होता है, लेकिन आमतौर पे 24 टैक्स आपको मिलेगा। उन 24 टैक्स को ये खत्म करके मात्र मुख्य रूप से 4 तरह के टैक्स को इसने लिया था। एक था खिराज, जो कि भूमि कर था, ठीक है। उसके बाद जकात, जो कि अमीर मुसलमानों से लिया जाता था, रिलीजियस पर्पस के लिए वो पैसे खर्च होते थे जकात के, ठीक है, और अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात के बाद जजिया, खिराज, जकात और खम्स में मतलब लूट का माल, लड़ाई होती थी तो लूट मार होती थी, उसमें संपत्ति, धन संपत्ति लूटी जाती थी, तो खम्स उसको कहते थे। तो तीसरा जो था खम्स था, और खम्स में ऐसा हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो लूट का माल होता था वो राज्य को जाता था 4/5 यानी 80%, और 1/5 यानी 20% सैनिकों को जाता था। लेकिन इसने, मैंने बताया था ना कि तुष्टिकरण की नीति अपनाई, तो इसने उलट दिया था उसको, और इसने कहा था कि जो खम्स का माल होगा वो 4/5 यानी 80% जाएगा सैनिकों को, और 1/5 यानी 20% जाएगा राज्य को। तो यहां भी उसने एमबीटी के पॉलिसीज को उलट दिया था, ठीक है। रेवेन्यू में एक कर था जजिया, ठीक है, जो कि सबसे पहली बार जजिया इसी सिंध के एरिया में लगाया गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम आता है और पहला सफल आक्रमण करता है सिंध पर। भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है 712 एडी में। उसी समय पहली बार भारत में सिंध के क्षेत्र में जजिया लगा था, और बाद में अकबर ने इसे एबोलिश किया था, फिर औरंगजेब ने लगा दिया था, ये मैंने बताया था। तो जजिया जो था इसने लिया था। 4 तरह के टैक्स मैंने बताए, खिराज, जकात, खम्स और चौथा जजिया। तो जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, एक तरह का सुरक्षात्मक कर था कि अगर आप किसी इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं तो आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आपके जान माल की रक्षा की जाएगी अगर आप जजिया देते हैं। और इससे जो था छूट मिली थी किसको किसको, तो इससे छूट थी महिलाओं को, ब्राह्मणों को, सैनिकों को, मैंने बताया था विकलांगों को, ठीक है, बच्चों को। तो ये 5 तरह के लोग थे जिनको छूट दी गई थी, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय से एक बड़ी घटना घटेगी जजिया के मामले में, और दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक होगा जो ब्राह्मणों से भी जजिया लेगा। ये मैंने बताया भी था, और फिर से आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। उसी तरह से मुद्रा व्यवस्था में आप और भी तरह के टैक्स थे। रेवेन्यू मैंने बताया था, एक हके शिर्ब लिया जाता सिंचाई कर, ठीक है, इरिगेशन टैक्स, और वो अलग सा अतिरिक्त टैक्स था, और वो उलिमाओं के कहने पर इसने शुरू किया था। और हके शिर्ब जो था, आप याद रखिएगा, हके शिर्ब क्या था, सिंचाई कर था। इरिगेशन टैक्स किसके कहने पे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, तो लगाया था उलिमाओं के, यानी कि इस्लामिक धर्म गुरुओं के कहने पे लगाया था। तो उसमें होता क्या था कि अगर आप सरकारी नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकारी नहर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके लिए टैक्स देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नहरों की बात मैंने नहीं की है, यहाँ मैं नहर भी जोड़ देता हूँ, अभी मैं बता दूंगा करीब करीब। मैंने पहले नहर बता दिया था आपको, नहरों का निर्माण कराया था इसने, मुख्य रूप से 5 नहर हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र में, और उन नहरों को मैंने पहले लिखवा दिया है, आप देखेंगे। तो नहरों का जाल बिछाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू हो गया, तो मैंने बताया हके शिर्ब जो था वो अगर सरकारी नहरों का, सरकारी गवर्नमेंट कैनाल का इस्तेमाल किया जाएगा इरिगेशन के लिए किसानों के द्वारा, तो हके शिर्ब लिया जाता था 1/10, वो भी मैंने बता दिया था। मुद्रा की जहां तक बात है, मुद्रा में आप देखेंगे इसके समय में नए मुद्रा जो है प्रचलन में आए। जीतल के वो मुद्रा थे, ठीक है, जीतल यानी कि कॉपर, और ये मुद्रा क्या थे, एक था शेषगनी कहा जाता था, जिसका वैल्यू होता था 1/6 जीतल, ठीक है। उस समय टंका और जीतल चलता था, आप जानते हैं। टंका जो होता था वो चांदी का कॉइन होता था, जीतल जो होता था वो कॉपर का कॉइन होता था। तो एक शेषगनी चलाया, एक अद्धा चलाया और एक बिख चलाया इसने, ठीक है। यहां पे मैं बता रहा हूं मुद्रा में शेषगनी क्या था, 1/6 जीतल के बराबर था। अद्धा क्या था, 1/2, अद्धा का मतलब आधा, हाफ जीतल के बराबर। और बिख जो था
क्वार्टर जीतल यानी 1/4 जीतल के बराबर था, ये भी मैंने बता दिया था। सैन्य व्यवस्था की बात की थी तो समझिएगा, सैन्य व्यवस्था में मैंने बताया था कि एमबीटी अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही खिलजी वंश में अस्थाई सेना आ गई थी, ठीक है ना, लेकिन इसके समय अब अस्थाई सेना खत्म हो गई, ठीक है ना, अस्थाई सेना को खत्म कर दिया गया। उसके बाद सामंती व्यवस्था आ गई सेना में, ठीक है, सेना के लोगों को जो सेना में नियुक्त हैं उनको सैलरी के बदले भूमि दिया जाने लगा। यही नहीं, एक और बड़ी बात हुई कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया शुरू किया था। दाग क्या था? घोड़े की ब्रांडिंग कर दी जाती थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अगर घोड़े की ब्रांडिंग कर दी गई तो डर नहीं रहेगा कि घोड़ा को बदल ना दिया जाए। युद्ध में अच्छे नस्ल के हेल्दी घोड़े रखे जाते थे, ठीक है, और संभावना होती थी कहीं बदल ना दिया जाए, तो इसके लिए ब्रांडिंग कर दी जाती थी, दाग लगा दिया जाता था ताकि पहचान में रहे कि यही सेंट्रल गवर्नमेंट का घोड़ा है, लड़ाई में यही जाएगा, कोई दूसरा क्यों। घोड़े की पहचान कैसी होगी, कैसे होगी? अगर 2 ब्लैक कलर के काले रंग के घोड़े हैं तो कोई बदल सकता है, तो इससे बढ़िया है कि उस पर ब्रांडिंग कर दी जाए, पहचान आ जाएगा। इसी तरह से हुलिया, हुलिया सैनिकों के लिए होता था, एक तरह से आज का आधार कार्ड जो हमारा होता है, पहचान पत्र। हुलिया में क्या होता था? आदमी की लंबाई, सैनिक की लंबाई होगी, उसका चेहरा कैसा है, उसका डील डॉल कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, ठीक है, ये सारा एक तरह से हुलिया उसका, इसका हुलिया को चेहरा भी कहा जाता था, तो ये होगा उसमें। और इसका भी रीजन यही था कि कहीं सैनिक बदल ना दिए जाए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये चला आ रहा था, लेकिन यहां पर देखेंगे इसने दाग और हुलिया को भी खत्म कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने दाग और हुलिया शुरू किया तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने दाग और हुलिया को खत्म कर दिया वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, मैंने बताया था, तो ये भी बता दिया था। न्याय व्यवस्था, इसके पहले तक बहुत यातनाएं दी जाती थी, अंग भंग कर दिए जाते थे, इसने वो सब खत्म कर दिया न्याय व्यवस्था में, ठीक है। और लेकिन मतलब ये भी कहा जाता है कि ये जो उदारता थी सिर्फ मुसलमानों को लेकर थी, क्योंकि मैंने बताया राजत्व के सिद्धांत में ही इसने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया था। और ये हमेशा, चूंकि एक हिंदू माँ का बेटा था, हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि एक आदर्श मुसलमान है, इसलिए जितना हो सकता है वो हिंदुओं को कष्ट देगा और नुकसान पहुंचाएगा। आप आगे देखेंगे, जब हम इसके फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो वहाँ ये नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर तोड़ता है, तमाम तरह मंदिर तोड़े थे, मुख्य रूप से नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर, ये सब तोड़ेगा ये, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था को इसने उदार बनाया था, लेकिन इसमें कहा जाता है कि ये उदारता सिर्फ मुसलमानों को लेकर थी, और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मुसलमानों में भी ये उदारता सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को लेकर थी, क्योंकि एक सुन्नी मुसलमान था और शियाओं के साथ ये बड़े शियाओं को ये हिंदुओं की तरह ही टॉर्चर करता था, ठीक है, जैसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। दास व्यवस्था की बात, दीवाने बंदगानी बना दिया था। दास सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा दास किसके समय में थे स्लेव, तो इसके समय में 1,80,000 दास इसके समय में हो गए थे। कहा जाता है 40-45 की 50,000 इसके खाली महल में थे, उनके रहने की व्यवस्था, खाने और युद्ध ट्रेनिंग, युद्ध और ट्रेनिंग की व्यवस्था, ये सब सारा ये करता था। एक तरह से रोजगार दासों के लिए इसने किया था, रोजगार की व्यवस्था की थी। तो सबसे अधिक दास अगर पूछा जाए, स्लेव पूछा जाए, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। वेलफेयर पे भी मैंने बता दिया था, दीवाने खैरात बनाया था, गरीब लड़कियों की शादी, विधवाओं की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए ये दीवाने खैरात बनाया था, ठीक है। उसके बाद इसने दारुल शिफा बनाया, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जिससे मुफ्त इलाज और मुफ्त इलाज होता था और जो मुफ्त दवाइयाँ दी जाती थी, दारुल शिफा हॉस्पिटल था। इसी तरह से दीवाने बंदगान मैंने यहाँ चर्चा कर दी, दासों के लिए था, दासों के वेलफेयर के लिए। उसी तरह दीवाने इस्तेहाक, वृद्ध पेंशन के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें इसने कराई थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, उसमें रजिस्ट्रेशन होता था, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और उनकी योग्यता के अनुसार उनके नौकरी की व्यवस्था की जाती थी। व्यापारियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए तमाम तरह के रेस्ट हाउसेस, सराय, ये सब बनवाए थे। ये यहाँ तक मैंने बता दिया था। निर्माण स्थापत्य भी देखेंगे, उसके बाद हम धार्मिक नीति, फॉरेन पॉलिसी और कला, शिक्षा और साहित्य पे विचार करेंगे। आज का टॉपिक निर्माण और स्थापत्य देखिए, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो जहाँ तक निर्माण की बात है, देखिए निर्माण आज तक तुगलक सुल्तानों में स्थापत्य का सबसे ज्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के समय में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तुगलक सुल्तानों में स्थापत्य का या आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा विकास
किस सुल्तान के समय में हुआ? तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिख दिया है। यहां पर देखिए लोक निर्माण विभाग किसने स्थापना की? ही फाउंडेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग आप कह सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। इसमें दो प्रमुख थे, एक मलिक गाजी था जो प्रमुख वास्तुकार है, और एक अब्दुल हक है, ये भी वास्तुकार है लेकिन ये सहायक वास्तुकार है इसका। ठीक है, तो दो लोगों का नाम आता है, एक मलिक गाजी और एक अब्दुल हक, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, यही पूछा है मलिक, प्रमुख वास्तुकार इसका कौन था? तो मलिक गाजी, और उसका सहायक कौन था? तो अब्दुल हक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने 300 नगर बसाए, लेकिन 300 नगरों में प्रमुख नगरों की बात करेंगे, 5 प्रमुख नगर, फतेहाबाद हरियाणा में, हिसार भी हरियाणा में इसी ने बसाया, फिरोजपुर पंजाब में, जौनपुर ठीक है उत्तर प्रदेश में है, और फिरोजाबाद दिल्ली में। तो ये 5 शहरों के नाम आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से आते हैं एग्जाम में कि चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ये दे देगा कि कौन सा शहर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद नहर, देखिए नहरों का निर्माण, पहले भी मैं नहरों के बारे में डिटेल बता चुका हूं, यहां मैं बता देता हूं, आप देखिएगा नहरों के नाम भी मैंने लिखवाए हुए हैं। तो जैसे अलुक खानी नहर, ये सब मैंने बताया था। तो देखिए नहरों की शुरुआत करने वाला सल्तनत कालीन सुल्तानों में, तो नहरों की शुरुआत जो होगी वो की जाएगी इस वंश के, तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लेकिन पूछा जाए अगर कि सल्तनत का वो, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान या सल्तनत कालीन वो सुल्तान जिसने नहरों का जाल बिछाया, तो आपका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आपको 5 प्रमुख नहर तो मैंने लिखवा दिए थे पहले ही वीडियो में लिखवाया था मैंने, और उसके अलावा कहा जाता है कि करीब करीब दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में इसने 11 नहरों का निर्माण कराया, लेकिन 5 प्रमुख, अब 5 कहीं 5 देता है कहीं 11 देता है, ठीक है, लेकिन 11 छोटे मोटे नहरों को मिला के हो सकता है। 5 प्रमुख नहरों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे। तो नहरों का जाल बिछाने वाला सुल्तान आप लिख सकते हैं, नहरों का जाल बिछाने वाला। देखिए नहरों का जाल, नेटवर्क बना देने वाला, बिछाने वाला, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। तो ये आपसे पूछा जाए नहरों की शुरुआत किसने की सल्तनत कालीन सुल्तानों में, तो शुरुआत करेगा गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर है तुगलक वंश का। लेकिन अगर पूछा जाए कि नहरों का जाल जिसने बिछा दिया, नेटवर्क बना दिया नहरों का, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर यहां से सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, सवाल आया है कई बार। हाँ, सल्तनत कालीन वो प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का नेटवर्क बिछा दिया, ठीक है, नहरों का जाल बिछा दिया, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। किस क्षेत्र में? दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में ये नहरों का जाल बिछाएगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद इसने दिल्ली में एक जल घड़ी बनवाया, याद रखिएगा, कई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है, एसएससी और दरोगा वगैरह के एग्जाम में, लेकिन इसको बस याद रखिएगा। जल घड़ी किसने बनवाया अगर पूछा जाए तो दिल्ली में जल घड़ी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। उसके बाद कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार यूं तो दिल्ली सल्तनत में की शुरुआत करने वाला, जिसने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो शुरुआत तो उसी ने की थी, ठीक है ना। हुआ क्या था, देखिए शुरुआत की उसने, एक मंजिल बनाया, शुरुआत कर दी लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हुआ कि एक्सपायर कर गया। तो बाद का काम इसको पूरा भी करवाता है और टोटल 3 मंजिल बना देता है, कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद, ठीक है, 3 मंजिल बना, ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश से 3 मंजिल जोड़ दिए थे इल्तुतमिश ने। उसके बाद ये जो चौथा मंजिल है इसमें कुछ ये टूट फूट जाता है, तो चौथा मंजिल का रिपेयरिंग करवाएगा और एक और मंजिल जुड़वा देगा। तो ये चौथे और 5वें मंजिल में नाम आएगा किसका? एफएसटी का। देख लीजिए, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो एफएसटी का आएगा नाम संबंधित होगा चौथा और
5वां मंजिल, चौथे मंजिल की ये मरम्मत करा देगा और एक और मंजिल बनवा देगा, तो 5 मंजिल हो जाएगा। पहला शुरुआत करवाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा काम नहीं करवा पाएगा, तो ये काम को पूरा करवाएगा इल्तुतमिश और 3 और मंजिल जोड़ देगा। यहाँ से यहाँ तक इल्तुतमिश का अगर देखा जाए, ये पूरा ये इल्तुतमिश तो ये जोड़ देगा, लेकिन इसमें खराबी आ जाएगी, चौथे मंजिल में टूट फूट जाएगा, तो इसको फिरोज शाह तुगलक मरम्मत कराएगा, ठीक कराएगा और फिर एक मंजिल और बना देगा। तो 2 मंजिल संबंधित है ऊपर वाला, चौथा और 5वां फिरोज शाह तुगलक से। तो फिरोज शाह तुगलक का भी कंट्रीब्यूशन है, आप ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तो एफएसटी का किसमें? कुतुब मीनार में। और बाद में एक और शासक का नाम आएगा लोदी वंश के, सिकंदर लोदी का, ये भी इसकी मरम्मत कराता है। तो एग्जाम में इतना आपको नहीं याद रखना है कि हाँ, बस इतना याद रखिए कि 4 शासकों का नाम आता है। हाँ, आप इतना तो जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराया, पूरा नहीं करवा पाया, इल्तुतमिश पूरा करवाता है, 3 और मंजिल जोड़ देता है। हाँ, चौथे मंजिल में खराबी आ जाएगी, एफएसटी जो है उसको ठीक कराएगा और एक और मंजिल बना देगा, ठीक है। तो एफएसटी का चौथे और 5वीं मंजिल में कंट्रीब्यूशन रहेगा और बाद में सिकंदर लोदी थोड़ा सा इसमें मरम्मत कराएगा। तो ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि 4 नाम या तो ये दे देगा, पूछेगा 3 नाम ये दे देगा इसमें से और एक कोई और दे देगा, पूछेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा सुल्तान कुतुब मीनार से उसका कोई संबंध नहीं है, या उस कुतुब मीनार के निर्माण या मरम्मत में उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो आप जो इसमें से 3 होगा, एक कोई और होगा, तो आपका आंसर अगर नहीं है तो आपका आंसर वो हो जाएगा। या 3 नाम कोई और दे देगा, इसमें से एक नाम दे देगा और पूछेगा कि किसका संबंध कुतुब मीनार के निर्माण और मरम्मत से है। तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे लोग कुतुबुद्दीन ऐबक में ही उनको लगता है सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक, कई लोग खाली इल्तुतमिश तक जानते हैं, लेकिन ये चारों का नाम आप याद रखिए, यहां से सवाल बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम स्तंभ लेख, पिलर इंस्क्रिप्शन को देख रहे थे। तो अशोक का एक टोपरा पिलर है और एक मेरठ स्तंभ लेख है, एक टोपरा स्तंभ लेख, एक मेरठ। टोपरा जो है उस समय अंबाला में पड़ता था हरियाणा का, और आज जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यमुनानगर, आज जो है ये टोपरा जो है हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। तो टोपरा स्तंभ लेख यानी टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन और मेरठ पिलर इंस्क्रिप्शन को दिल्ली में स्थापित करने वाला कौन था भाई? तो फिरोज शाह तुगलक। ये सवाल कई बार आता है, वो सुल्तान जिसने अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया या अशोक के मेरठ स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया, तो फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें टोपरा और मेरठ स्तंभ के बारे में आप जरूर याद रखिए। देखिए मेरठ स्तंभ लेख यहां पे मैं बता रहा हूं, देखिए मेरठ स्तंभ लेख। अब मेरठ स्तंभ लेख लाते समय टूट गया था, पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो कौन सा अशोक का वो कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ लेख था जो मेरठ से दिल्ली लाते समय टूट गया था। तो मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली लाया कौन था? तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और लाके उसने दिल्ली में स्थापित किया। दूसरा टोपरा स्तंभ लेख के बारे में, इसी स्तंभ लेख को एफएसटी ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने सोने का स्तंभ लेख कहा था। तो यह सवाल बनेगा कि अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को किस सुल्तान ने सोने का यानी गोल्ड का पिलर इंस्क्रिप्शन कहा था? तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने अपने शाही महल में टोपरा स्तंभ को स्थापित करवाया था। इस स्तंभ के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बात, 1837 एडी में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। पहले भी मैं बता चुका हूं एंशिएंट हिस्ट्री में, 1837 ईस्वी यानी 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप ने इस स्तंभ लेख को पढ़ा था। तो यह सवाल बनेगा कि किसने पढ़ा था पहली बार अशोक के
टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन को तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 एडी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये अशोक का अंतिम स्तंभ लेख माना जाता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि अशोक का अंतिम स्तंभ लेख या अशोक का अंतिम पिलर इंस्क्रिप्शन किसे माना जाता है? तो ये टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पार्ट को आप देख लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये और ये। और यहां पर एक बात बताना मैं भूल गया, फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बसाए, इंपॉर्टेंट शहर आपको फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, उसमें दिल्ली के पास जो फिरोजाबाद बसाया वो सबसे सुंदर भी है और ये अंतिम शहर बसाया गया था इसके द्वारा। तो ये पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंतिम नगर जिसे बसाया गया, तो आप कहेंगे, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया आखिरी या अंतिम शहर नगर कौन सा है? तो फिरोजाबाद। और यह फिरोज शाह तुगलक को यही नगर सबसे ज्यादा प्रिय भी था, पसंद भी था। तो ये हमने देख लिया कि भाई, एक्सक्यूज मी, ये हमने देखा कि इसके निर्माण और स्थापत्य के कौन कौन से वर्क थे, कौन कौन से काम इसने किए इस क्षेत्र में, हमने देख लिया। आपको जो याद रखना है, तुगलक सुल्तानों में, ये ध्यान रखिएगा, तुगलक सुल्तानों में स्थापत्य का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हुआ? अगर आपसे पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन नहरों का प्रारंभ करने वाला, ठीक है, नहरों का प्रारंभ करने वाला पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का फाउंडर। लेकिन नहरों का जिसने जाल बिछा दिया, नेटवर्क बना दिया, वो सुल्तान कौन सा था? तो प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक। इस लोक निर्माण विभाग के प्रमुख मलिक गाजी जो प्रमुख वास्तुकार थे, और अब्दुल हक जो थे ये सहायक वास्तुकार थे, ठीक है। उसके बाद 300 नगर बसाए, जिसमें प्रमुख फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये आप ध्यान रखिएगा। यही से सवाल बनेगा, इन्हीं 5 नगरों से। यहां नहरों के बारे में मैंने बता दिया, नहरों का जाल बिछाने वाला, ठीक है, प्रथम सुल्तान सल्तनतकालीन तो फिरोज शाह तुगलक, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और नहर के बारे में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट नहर से, जो नहर बनाया था गवर्नमेंट की तरफ से, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहरें बनवाई गई तो सरकारी नहर हो गई। तो उनसे जो हेल्प लेता था जो भी कृषक सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो उस पर इरिगेशन टैक्स हक़ शिर्ब लगता था। हक़ शिर्ब सिंचाई कर था, ध्यान रखिएगा, हक़ शिर्ब की सिंचाई कर था। कौन सा कर था? हक़ शिर्ब सिंचाई कर था, हक़ शिर्ब सिंचाई कर था। और इसे उलिमाओं के कहने पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जलघड़ी दिल्ली में बनाया। कुतुब मीनार में 4 लोगों के नाम आएंगे। कुतुब मीनार के निर्माण और मरम्मत से संबंधित 4 सुल्तानों के नाम आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थापित करने वाला सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक। और फिरोजाबाद जो शहर था वो इसके द्वारा बसाया हुआ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया हुआ अंतिम शहर था, सबसे सुंदर भी था और फिरोज शाह तुगलक को सबसे प्रिय भी था। मेरठ स्तंभ लेख के बारे में और टोपरा स्तंभ लेख के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें। लाते समय ये टूट गया था और फिर इसको ठीक करके दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपरा स्तंभ लेख के बारे में याद रखना है कि यही वो स्तंभ लेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि ये गोल्ड का स्तंभ लेख है, सोने का स्तंभ लेख है, और इसने अपने शाही महल में इसे स्थापित किया था। इस स्तंभ लेख के बारे में 2 फैक्ट्स और हैं कि 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पहली बार पढ़ा। ध्यान रखिएगा, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा पहली बार टोपरा स्तंभ लेख को? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 एडी में। और इसे अशोक द्वारा या अशोक का अंतिम स्तंभ लेख माना जाता है, अशोक का अंतिम पिलर इंस्क्रिप्शन माना जाता है। तो इस तरह से हमने निर्माण और स्थापत्य के इस पार्ट को अच्छे से खत्म कर लिया है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। निर्माण स्थापत्य के कार्य को हमने, टॉपिक को हमने अच्छे से खत्म कर लिया। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो धार्मिक नीति हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।